तो हम लोग फेगोसाइटोसिस पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इन्फ्लामेशन देखेंगे। इन्फ्लामेशन वर्ड से आप पहले से परिचित हैं, कई बार नाम सुन चुके हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब पढ़ाए थे उसमें भी इन्फ्लामेशन का जिक्र आया था, ठीक है। बिकॉज इन्फ्लामेशन जो है दैट इज it can give rise to a systemic effect on your body, and inflammation is local also. If local inflammation persists, then it becomes chronic, and in chronic condition it has systemic effect on the body. Even in the acute condition it has the systemic effect on the body, but in chronic condition there is a large effect on the body, whole body. Okay, so what is inflammation basically? Inflammation is a series of reactions, responses, okay, events, you can say at the molecular level, first at the molecular level, then at the cellular level, then at the systemic level, whole body. So a series of reactions starts when your outer barriers of innate immunity, such as skin, anatomical barriers हैं, skin और other epithelial layers, other epithelial layers आपको बता चुके हैं पहले क्या है। गट विद इन गट बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। अदर epithelial layers जो कि इंटरनल लाइनिंग का epithelial layers है, those layers covered by the mucosal layers, okay, and the urinary tract layers, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल का लेयर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लेयर, अंदर का इंटरनल ट्यूब का लेयर, ओके, all those epithelial layers and outer layers such as skin, ये अगर डैमेज हो गया तो, ठीक है, ये अगर डैमेज हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन द रिजल्टिंग इनेट रेस्पॉन्स जो है, इनेट रेस्पॉन्स होगा पहले, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बाय बर्थ है बॉडी में प्रेजेंट। क्या? इनेट कंपोनेंट्स विल गिव राइज टू इनेट रेस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ, इसलिए इन्फेक्शन होगा। एक्सटीरियर से इंटरनल का कम्युनिकेशन हो गया, फ्री कम्युनिकेशन। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देयर आर मेनी माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस, सो दैट विल काउज इन्फेक्शन, ठीक है। और टिश्यू इंजुरी, तो टिश्यू इंजुरी अगर कहीं चोट लगा है, कट गया तो टिश्यू इंजुरी हुआ, ठीक है। दोनों कंडीशन में इन्फेक्शन है, टिश्यू इंजुरी में भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। can induce a complex cascade of events known as inflammatory response. So inflammatory response is a collection of events caused by the damaged outer barriers of innate immunity, resulting into infection or tissue injury. All these events which are occurring after infection and tissue injury caused by this action, all those responses are inflammatory response, because all these responses are what? A complex cascade of events. So हम लोग अब देखेंगे एक complex cascade of events क्या है। So in general, अभी किसका माइक ऑन है? अंकिता, बहुत, ये कौन है भैया? अंकिता अपना परिचय दीजिए, आपको मैं नहीं जानता। She is not saying anything. अच्छा ठीक है, अच्छा ये है, ये कभी क्लास में आई नहीं है, ओके, तो फर्स्ट टाइम शी इज अटेंडिंग क्लास। सर तुम अपना पहले वीडियो ऑफ करो तो। ओ क्या है, क्योंकि क्लास में आप आए कभी नहीं हो ना, तो यू डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द, क्या है।
कहाँ थे? सर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। यस यस, ठीक है, ये समझ गए आप। बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर काउजिंग द इफेक्ट एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आपको डिस्कस किए हैं। पहले क्या हुआ इनिशियल रेस्पॉन्स में? ओके, स्किन के अंदर क्या है? WBCs, स्पेशल टाइप ऑफ WBCs है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। स्किन के नीचे इपिथेलियल लेयर्स है, इपिथेलियल लेयर में इपिथेलियल सेल्स है, लेकिन सारे सेल्स इपिथेलियल सेल्स नहीं है, उसके बीच बीच में इपिथेलियल सेल्स के बीच में इपिथेलियल सेल्स का लेयर है, बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स हैं, और इपिथेलियल सेल्स के बीच में क्या है? टिश्यू मैक्रोफाजेस। स्किन में मैक्रोफाज का क्या नाम था? लैंगरहांस सेल्स, आप याद करो, पढ़ाए हैं। ठीक है, और क्या है वहां पर स्किन के इपिथेलियल लेयर में? मास्ट सेल है। मास्ट सेल विल क्या? दे विल रिलीज हिस्टामाइन। ओके, और स्किन के सेल में क्या है? डेंड्राइटिक सेल भी है। ठीक है, एंड डेंड्राइटिक सेल्स आर पोटेंट एपिसीज। सो इस प्रकार के सेल हैं स्किन के नीचे, और यही म्यूकोसल लेयर के भी नीचे है। व्हाट दे विल डू? फर्स्ट, mast cell will release histamine after tissue damage. ठीक है, और TNF अल्फा, IL-1, IL-6, ये सब सबसे पहले रिलीज होते हैं, इनिशियल मीडिएटर्स। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सच एज आपका कौन? C5a, C3a, ये सब रिलीज होगा, और मास्ट सेल और ये सब के ऊपर क्या है? मैक्रोफाजेस के ऊपर, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर। न्यूट्रोफिल्स तो था ब्लड में, अभी हम सारा मैकेनिज्म बताएंगे आपको। इसके ऊपर C5a C3a रिसेप्टर है, और उसके बाद क्या होगा? रिसेप्टर से बाइंड किया शॉर्ट पेप्टाइड जो एनाफिलाटॉक्सिन था, देन सेकेंडरी रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स विल अकर, फिर दोबारा उससे रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और फिर क्या होगा? इनिशियल इवेंट्स में क्या हुआ? जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुए उसकी वजह से वेसोडाइलेशन हुआ, एंड परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल इंक्रीजेस। दीज टू इवेंट्स अकर। तो फर्स्ट क्या हुआ? मॉलिक्यूलर इवेंट हुए, रिलीज ऑफ दिस साइटोकाइन्स and in pro-inflammatory mediators. Then as a result of the events at the molecular level, then cellular changes occurred. Changes, अंकिता आपका माइक ऑन है, यू डोंट नो, पहली क्लास है ना आपकी 100 क्लास में से, इसलिए आप नहीं जानते हो रूल्स। ओके, कहाँ था? ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद फिर सेलुलर लेवल पर चेंजेज आए, जैसे वेसोडाइलेशन हुआ, फिर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या हुआ? फ्लूइड आ गया टिश्यू स्पेसेस में ब्लड वेसल्स से, तो इडमा हो गया, स्वेल कर गया, और परमिए वेसोडाइलेशन होने से, सबसे पहले वेसोडाइलेशन होगा, फिर परमिएबिलिटी इंक्रीज। वेसोडाइलेशन होने से क्या हो रहा है? diameter of the capillaries increases, and because of that, in that local area where the vasodilation has occurred, diameter of the capillaries have increased. So because of this, a large amount of blood will flow to that area, that local area, and large volume of blood will be there in that area. So because of that, what will happen? Redness will increase in that area, and as the more blood comes into that area, that will increase heat of that area also. Redness, heat, this will increase. After that, vasodilation has occurred. Vasodilation होने से क्या होगा? फ्लूइड एंटर किया टिश्यू स्पेस में, वाटर। ठीक है, कहाँ से? ब्लड से, वो फिर इडमा हो गया, स्वेल कर गया। ठीक है, फ्लूइड, जैसे जैसे फ्लूइड भी गया, साथ में एक्स्ट्रावेसेशन भी हुआ। एक्स्ट्रावेसेशन मींस द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल कहाँ था? ब्लड में था। स्किन में क्या है? स्किन में मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल, लैंगरहांस मैक्रोफाज, वही लैंगरहांस सेल्स है, और डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, ये सब है। लेकिन ये सब सेल्स जो है कम संख्या में, इतनी संख्या में नहीं है कि
जब इंजुरी हुआ तो बहुत ज्यादा नंबर में पैथोजन एंटर किए, एंड दीज सेल्स आर फ्यू इन नंबर इन द स्किन सेल्स, तो वो सफिशिएंट नहीं है कॉम्बैट करने के लिए, बट दे आर एक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स एंड दे आर प्रोफेशनल फेगोसाइटिक सेल्स। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. See, before going in detail of this, you should know these things. फेगोसाइटोसिस पढ़े हो आप लोग? हाँ पढ़े हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत करो। Should I explain you all these phagocytic cells? Yes or no? फेगोसाइटोसिस पढ़े हो ना अभी लास्ट क्लास Yes, में? sir. क्या पढ़े थे? Yes, sir. फेगोसाइटिक सेल्स कौन कौन से थे? ब्लड में मोनोसाइट, ठीक है, इतना ही पढ़े Monocytes. थे आप। Yes, sir. ओके, ब्लड में मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स Yes. दोनों है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक इन एक्शन व्हेन न्यूट्रोफिल गोज इनटू टिश्यू स्पेसेस। न्यूट्रोफिल टिश्यू स्पेस में जाएगा एक्सट्रावेसेशन करके, तब ये फेगोसाइटिक होगा न्यूट्रोफिल। और मोनोसाइट जो है ब्लड में ही फेगोसाइटिक है। ओके, फिर Yes. क्या है? टिश्यू मैक्रोफाजेज। टिश्यू मैक्रोफाजेज, बॉडी में कितने तरह के टिश्यूज है? बहुत तरह के टिश्यूज है, और हर टिश्यू में अपना अपना स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेज है। जैसे देखिए ब्लड एक टिश्यू है, अगर मान ले क्या है ही ब्लड, ब्लड में है आपका मैक्रोफाज, ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर देखो अल्फाबेटिकली ही चलो, बोन मैरो, एक एक करके हम बताते जाते हैं। बोन मैरो में है आपका, अगेन वन सेकेंड, बोन मैरो में भी मैक्रोफाजेज हैं, बोन मैरो मैक्रोफाजेज, और यही मोनोसाइट्स भी बोन मैरो में ही काम किया। मैक्रोफाजेज का। और उसके बाद इसमें बोन मैरो में देयर आर स्पेशलाइज्ड फेगोसाइटिक सेल्स विच आर कॉल्ड एज साइनोसॉइडल सेल्स। उतना डिटेल में सिर्फ नाम सुन लो, साइनोसॉइडल सेल्स। ए है, ये एल है, डल, ये एस नहीं है, सेल्स। और लाइनिंग सेल्स, ठीक है। ये तो बोन मैरो में है, यानी बोन के अंदर मैरो में, जहां हिमेटोपोएसिस हो रहा है, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। बोन में डिस्कस कर चुके हैं, क्या है बोन में बताइए? हम लिखते भी जा रहे हैं, यहां से हिंट मिल रहा होगा। क्या है? Osteoclast. ऑस्टियोक्लास्ट, करेक्ट। गट एंड इंटेस्टाइन में, Osteoclast. गट में भी मैक्रोफाजेज है। इसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा अभी हमको, मैक्रोफाज या सिंपल सिर्फ मैक्रोफाज ही बोलते हैं इसको। गट में भी मैक्रोफाज है आपका, पेयर्स पैच होता है गट में, और वहां पर है। और पूरा बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, यानी स्किन के नीचे जो डर्मल लेयर है, इन दैट कनेक्टिव टिश्यू, वहां भी मैक्रोफाज है।
हिस्टोसाइट्स, दीज आर, ये सब सेल्स क्या हैं? दीज आर प्रोफेशनल मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस दो तरह के हैं, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल मैक्रोफाजेस। प्रोफेशनल मैक्रोफाजेस आर दो मैक्रोफाजेस in which their primary function is phagocytosis. These are the cells जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है फेगोसाइटोसिस है। और नॉन प्रोफेशनल मैक्रोफाजेज हैं, द प्राइमरी फंक्शन इज नॉट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में भी, यहाँ भी आपका चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इन दिस डेंड्राइटिक सेल्स आर आल्सो देयर। फिर लीवर में बताइए, कल ही पढ़े हैं, कल ही पढ़े हैं और अच्छा से पढ़े हैं, और कल के पहले भी 2-4 बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लीवर में कौन है मैक्रोफाज? तो ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? कल जो पढ़ाए हैं वो आज नहीं, इतना समझाने के बाद भी। अभी भी ध्यान नहीं आया? मैं लिख रहा हूं नाम, उसका 3 अक्षर आगे लिख दिया हूं। Kupfar cell. कुफर सेल्स। क्या कर रहा है ये? कुफर सेल क्या कर रहा था लीवर में? Blood को सर. ब्लड को है? ब्लड को मतलब ब्लड में क्या क्या आ गया? WBC, RBC, प्लेटिलेट और प्लाज्मा ब्लड का। ब्लड जब बोलोगे तो मतलब सब हो गया। RBC सर. तो RBC का क्या करता है? सिर्फ RBC बोलने से काम चलेगा? व्हाट इट डज टू द RBCs? सर वेस्ट RBC. क्या करता है RBC के साथ? नहीं पता? सर आफ्टर 120 days इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब डिस्ट्रक्शन करता है। एज्ड RBC को फेगोसाइटोज कर देता है। हाँ कर देता है, यस। सिंपल सी बात है। चलो, लीवर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। क्लियर, क्लियर कर दूं इसको? ठीक। अब लंग, लंग में भी है। ठीक, लंग में भी मैक्रोफाज है। मास्ट सेल है। यही मास्ट सेल जो लंग में है हिस्टामाइन रिलीज करके अस्थमा काउज करता है। मास्ट सेल, और चूंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस है बिकॉज ऑफ योर इनटेक ऑफ एयर, so dendritic cell, antigen presenting cell is also there. ठीक है, तो इसी तरह अब देखो नर्वस सिस्टम में, जल्दी जल्दी इसको इतना टाइम देंगे तो नर्वस सिस्टम में है आपका माइक्रोग्लियल सेल। ये भी एक लेक्चर में बताया होंगे। ठीक है, ये भी फेगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, स्किन में
सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो पढ़ रहे हैं स्क्रीन में क्या है, रेसिडेंट मैक्रोफाजेज, और उनका नाम है रेसिडेंट लैंगरहांस सेल्स। डेंड्राइटिक सेल, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस है, हो जाएगा अगर एब्रेजन होगा तो, इसलिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रहना जरूरी है। फिर मास्ट सेल, ठीक है, इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए हिस्टामाइन रिलीज होना जरूरी है। मास्ट सेल, क्लियर? ये सब देख लिया बॉडी में कितना तरह का है मैक्रोफाजेस। अब लौटते हैं टॉपिक पर। सर इसको क्लियर कर दूं, क्लियर ऑल। तो ये सब बेसिक है, तभी आगे जल्दी जल्दी समझोगे। अब क्या हुआ, हम क्या बता रहे थे, एक्स्ट्रावेसेशन का क्यों जरूरत है? क्योंकि आप कहोगे टिश्यू में पहले से लैंगरहांस सेल मैक्रोफाजेज हैं, वही अकेले क्यों नहीं सारे पैथोजन को फेगोसाइटोज करके एलिमिनेट कर दे? तो अब यहाँ संख्या पर बात आ जाती है। इनकी संख्या कम है इन कंपेरिजन टू इन्वेडिंग माइक्रोब्स, वो बहुत लार्ज नंबर में है, और दे आर रैपिडली डिवाइडिंग ऑल्सो, ठीक है। सो these large number of cells when enter the tissue space first after breaking these anatomical barriers, then macrophages तो